गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गॉस लॉ में आगे की बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने गॉस लॉ की हेल्प से इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर की वजह से उससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया था। आज हम लोग करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ फॉर ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट। मतलब एक प्लेन शीट है, शीट मतलब एक पेपर टाइप का एक पेपर शीट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसे चार्ज है? यूनिफॉर्मली चार्ज। सपोज दैट ये एक पेपर शीट है, और ये पेपर शीट यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब इसके यूनिट एरिया पर यूनिफॉर्म चार्ज है। एवरी यूनिट एरिया पर इसके क्या है? सेम चार्ज है। ठीक है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा। क्लियर? अब ये कह रहा है कि इस इनफाइनाइटली का मतलब है ये दिस साइड भी इनफाइनाइट जा रही है, इस साइड भी इनफाइनाइट तक जा रही है, इस साइड भी इनफाइनाइट तक जा रही है, और इस साइड भी, मतलब चारों तरफ ही किधर जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। अब इस प्लेन शीट से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, मान लिया आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। ये दिख रहा है, एक प्लेन शीट है जो इनफाइनाइटली लार्ज है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इसके यूनिट एरिया पर, इसके सरफेस एरिया पर जो इसका यूनिट सरफेस है उस पर क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज है। ठीक है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा। इस शीट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। पूछ रहा है कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आपको ये बताना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ में यहाँ पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक गॉसियन सरफेस लेना होगा। और कैसे? और गॉसियन सरफेस हमारा कैसा होना चाहिए? गॉसियन सरफेस हमारा सिमेट्रिकल होना चाहिए, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाए? इजी हो जाए। तो यहाँ पर जो हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे, तो गॉसियन सरफेस विच वी सिलेक्ट हियर विल बी अ सिलेंडर। क्या लेंगे? एक सिलेंडर। ठीक, और ये पीछे की तरफ भी जाएगा, ये सिलेंडर है, ये पीछे की तरफ भी जाएगा। एक सिलेंडर लिया है जो कि इससे आर पार होकर के जा रहा है। ठीक है, एक सिलेंडर है जो कि इससे इस प्लेन शीट से आर पार होकर के जा रहा है। आप लोग इसको ऐसे समझिए कि सपोज दैट ये प्लेन शीट है और ये क्या था? ये एक प्लेन शीट है, ये एक प्लेन शीट है, और ये क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? गॉसियन सरफेस। हमने गॉसियन सरफेस कैसा लिया अपना? ये सिलेंडर है, सिलेंडर लिया। अब सिलेंडर क्या है? इसके आर पार, मतलब चार्जेस शीट है तो जो चार्जेस इधर होंगे वही साइड भी होंगे, तो दोनों साइड हमारा गॉसियन सरफेस इस तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिया। ये डायग्राम कुछ ऐसे है। क्लियर? अब सबसे पहले इसमें हमें गॉसियन सरफेस हमें मिल गया। आप देखिए यहाँ पर भी पिछले बार की तरह तीन सरफेस आ रहे हैं। एक है सरफेस नंबर 1, एक है सरफेस नंबर 2, और एक है सरफेस नंबर 3। तीन सरफेस है, एक है S1, एक है S2 और एक है S3। S1, अब देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर में तीन सरफेस होते हैं, तीन पार्ट होंगे। एक होता है इसका अपर पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट, और एक होता है कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो S1 हो गया अपर पार्ट, S2 हो गया लोअर पार्ट, और S3 हो गया कर्व्ड सरफेस। क्लियर? चलो अब जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर S1, अभी हम S1 की बात कर रहे हैं, S1 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ∅1 होगा। S1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो ऐसे निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड। S1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कैसे निकलेगी? रेडियली आउटवर्ड। और यहां पर अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसे आएगा। क्लियर? अब आप इसको देखिए, मैं आपको फिर से समझाता हूं। सपोज दैट यही वो सरफेस है, ये इस तरीके से रखा गया है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक ये है इसका आपका टॉप मोस्ट पार्ट, ये बॉटम वाला पार्ट और ये कर्व सरफेस, ठीक है। ये देखिए ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है और आपको इस वाले सरफेस पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। तो एरिया वेक्टर के बारे में आपको मैंने बताया था, एरिया वेक्टर क्या होता है, उस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है और किस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, एरिया वेक्टर आपका ये होगा। अब देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, यहाँ 0। यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये cos थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, 0। मान लिया यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया लिया ds, तो इस केस में S1 के लिए जो होगा हमारा phi 1 हमारा आएगा E डॉट ds, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, E डॉट ds हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा। अब हमने देखा है थीटा कितना एंगल 0, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर phi 1 इज इक्वल टू सिंपली आ जाएगा E डॉट ds और इंटीग्रेट होगा ओवर द होल सरफेस। मान लिया पूरे सरफेस का जो सरफेस एरिया है मान लिया कितना है s, एक सरफेस का सरफेस एरिया कितना मान लिया हमने s मान लिया, ठीक है। अरे ये कर्व सरफेस है, ये है इसका सरफेस, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, हमें r नहीं पता, हमने इसका एरिया कितना मान लिया, s मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर phi 1 इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू s, ये हो गया। कोई समस्या? अब आते हैं ये S2 पर। S2 की वजह से हमारा phi 2 होगा, phi 2 भी हमारा होगा क्या, E डॉट ds। अब देखिए यह है इसका पीछे वाला हिस्सा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ भी चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जाएंगी। देखिए पॉजिटिव चार्ज, ये शीट है यहाँ पर बीच में, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, तो पीछे वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से होंगी। और यहाँ पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ भी cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इस केस में phi भी हो जाएगा हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा E डॉट ds, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा phi 2 भी आ जाएगा E इंटू s। प्लीज नोट इट डाउन, पहले नोट कर लीजिए फिर मैं इसको रफ करके दिखाऊंगा। हो गया, नोट डाउन हो गया। चलो अब आते हैं phi 3 पर। phi 3 क्या है, इसका सरफेस नंबर 3, S3, यानी कि इसका कौन सा सरफेस, कर्व सरफेस, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन कर्व्ड सरफेस पर जब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा तो सरफेस पे परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा, चाहे वो कहीं भी आए। देखिए ये सरफेस पे परपेंडिकुलर यही तो आएगा, हम यहाँ ड्रॉ करें चाहे यहाँ ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर यही आएगा। और इस परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखिए कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। इस इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। तो यहाँ पर cos थीटा कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए इसके लिए हम लोग देखेंगे S3, phi 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा E डॉट ds cos थीटा। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। तो वी कैन राइट दैट E डॉट ds कितना हो जाएगा, 0। सो phi 3 इज इक्वल टू 0। तो phi 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो कितना आया, E डॉट s। phi 2 की वजह से जो ये S2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi 2 आया वो कितना आया, E डॉट s। और इस कर्व्ड सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो कितना आया, 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi total is equal to, we can write that phi 1 plus phi 2 plus phi 3 लिख सकते हैं। क्लियर, टोटल फ्लक्स क्या होगा, अरे भाई ये है तुम्हारा टोटल कर्व सरफेस, इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स, इधर से पास होने वाला फ्लक्स प्लस इधर से पास होने वाला फ्लक्स प्लस इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, टोटल जोड़ दिया। तो phi total is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3। चलिए phi 1 हमारा कितना है, ES, phi 2 हमारा कितना है, ES, तो phi 3 कितना है हमारा, 0। तो ये हमारा हो जाएगा phi total इज इक्वल टू 2ES हो जाएगा। क्लियर,
और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस द्वारा इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। तो वी कैन राइट दैट दिस इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लोग लिख सकते हैं, देखिए फाई टोटल इक्वल टू 2es आया और टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स उस सरफेस द्वारा इनक्लोज चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है गॉस लॉ का कि गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस टू द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस q इनक्लोज्ड एंड एप्सिलॉन नॉट का रेशियो विल बी इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। Total electric flux in this case we have counted is 2es and this is equal to q enclosed upon epsilon. Please note it down and then we will proceed further. हो गया? चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इस केस में क्या आया था हमारा लास्ट स्टेटमेंट था 2es इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। यहां तक समझ में आया? अब इसके आगे चलते हैं। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर चूंकि ये सिलेंड्रिकल सरफेस है और सिलेंड्रिकल सरफेस इसको पेनिट्रेट करता हुआ जा रहा है, तो अगर इसका सरफेस एरिया हमने s माना है तो ये जो पेनिट्रेट करेगा इस पेपर को जहां पर, वो भी इसका भी सरफेस एरिया कितना होगा? s होगा। इसका भी सरफेस एरिया कितना होगा? s होगा। ध्यान से समझिए, ये सपोज दैट इसका सरफेस एरिया कितना है, सपोज दैट इसका सरफेस एरिया कितना है? s। अब अगर ये इस किताब में से होता हुआ आर पार गुजर रहा है तो किताब के कितने सरफेस एरिया को इंटरसेक्ट करेगा? ये s को, यानी कि किताब में ये देखिए ये ऐसे गुजर रहा है, ऐसे समझिए, ये प्लेन है, ये ऐसे जा रहा है, तो प्लेन की कितने पार्ट पर ये मतलब इस प्लेन के कितने पार्ट को कैप्चर कर रहा है? जितना इसका वो होगा एरिया, और एरिया कितना है इसका s, तो प्लेन के कितने पार्ट को कैप्चर कर रहा है? s पार्ट को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ध्यान से देखिए, सिर्फ इतना ही जो प्लेन का पार्ट है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, सिर्फ इतना ही पार्ट इस प्लेन का इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, बाकी ये सब गॉसियन सरफेस के बाहर है। शुरुआत में मैंने आपको गॉस लॉ की प्रॉपर्टी बताई थी कि जो चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर होगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इस पर टोटल चार्ज कितना है? क्यू चार्ज पूरे सरफेस पर क्या है? क्यू चार्ज पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमें वही चार्ज लेना है। वी हैव टू टेक ओनली द चार्ज व्हिच इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस एंड गॉसियन सरफेस इज ओनली दिस एरिया, सो वी विल कंसीडर द चार्ज ओनली विदिन दिस एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस एरिया। दीस ऑल चार्ज आर आउटसाइड फ्रॉम द गॉसियन सरफेस, सो वी विल नॉट कंसीडर होल चार्ज क्यू। ओके, as we know, मैंने आपको बहुत ही शुरुआत में बताया था कि the surface charge density in this case is sigma and the total area occupied by the Gaussian surface is s. Surface charge density is sigma and total area occupied by the s, यानी surface charge density sigma means that the unit area of the surface contains sigma charge. Okay, unit area of the surface contains sigma charge and total area of the Gaussian surface is s. So total charge enclosed Q enclosed is equal to sigma into s. We can write that Q enclosed is equal to sigma into s. So we can write that 2es is equal to sigma into s upon epsilon naught. S cancel out, तो E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. This is the formula for the electric field due to a infinitely long uniformly charged plane sheet. Okay, E is equal to sigma upon 2 epsilon. Now look it closely. हमें इस सीट से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। ओके, एंड द E का जो एक्सप्रेशन आया E is equal to sigma upon 2 epsilon naught, in which sigma is surface charge density, epsilon naught is permittivity for the free space। अगर बीच का मीडियम चेंज होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? k epsilon। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी ये वाला r का टर्म, कहीं भी इस पूरे एक्सप्रेशन में ये r का टर्म नहीं आ रहा है।
ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन में ये आर का टर्म नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इसके बगल में इस पॉइंट पर निकालें, चाहे इतनी दूर इस पॉइंट पर निकालें, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो उससे डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब ये शीट है तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये इस आर का फंक्शन नहीं होगा, मतलब बहुत नजदीक भी और बहुत दूर भी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? प्लीज नोट इट। हो गया? आप सबने नोट डाउन कर लिया? ये समझ में आ गया सबको बहुत ही क्लियरली? चलिए अब हम इस पर एक आध क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद एक और है, वो एक कंडक्टिंग प्लेट का इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, वो इसकी बात करेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, ठीक है। एक आध न्यूमेरिकल। चलिए पहला न्यूमेरिकल लिखिए, नोट डाउन करिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनिए और नोट डाउन करिए, ठीक है। लिखिए न्यूमेरिकल, प्लीज नोट इट डाउन। ए चार्ज ऑफ चलिए मैं लिख भी दे रहा हूं। ए चार्ज ऑफ 17.7 into 10 to the power minus 4 coulomb. A charge of 17.7 into 10 to the power minus 4 coulomb is distributed over a please note it down, is distributed over uniformly on a plane sheet of area 200 meter square. Note it down, 200 meter square. Calculate the electric field intensity. Calculate the electric field intensity at a distance of 20 centimeter from it. नोट कर लिया क्वेश्चन? देखिए क्या कह रहा है कि एक शीट है, प्लेन शीट है, इनफाइनाइटली लार्ज है, नहीं सॉरी इनफाइनाइटली लार्ज नहीं, जिसका एरिया है 200 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना कह रहा है, 200 मीटर स्क्वायर, और इतना चार्ज उस पूरी शीट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 200 मीटर स्क्वायर, मतलब ये काफी बड़ा प्लेट है, तो हम इसको इनफाइनाइटली लार्ज मान सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस प्लेन शीट से 20 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है P, उस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको घड़ी देख के 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट में खुद ट्राई करिए, उसके बाद बताता हूँ। ट्राई करिए, उससे कोशिश करिए कि एक शीट है जिसका एरिया कितना है, 200 मीटर स्क्वायर, और 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम्ब चार्ज उस पूरे शीट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पूछ रहा है उस शीट से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्योंकि 200 मीटर स्क्वायर काफी बड़ा एरिया है, हम इसको इनफाइनाइटली लार्ज मान सकते हैं। आई होप 1 मिनट हो गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। मैं ये क्वेश्चन उठा देता हूं। देखिए क्या कह रहा है, एक शीट है जिसका एरिया है 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
और इस पर चार्ज Q इज इक्वल टू 17.7 इंटू 10⁻⁴ कूलम इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि यूनिट एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यूनिट तो हमें क्या निकालना होगा, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू यूनिट एरिया पे कितना चार्ज, यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल चार्ज कितना है 17.7 इंटू 10⁻⁴ अपॉन एरिया कितना है 200। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, प्लीज सॉल्व इट। ये आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻6। अरे भाई 2 से ये 2 इंटू 10⁻2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 यानी -6, और 2 से ये कटेगा तो 8.85 आएगा इंटू 10⁻⁻6। ये आ गया सिग्मा। सिग्मा क्या होगा, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। हमें सिग्मा मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं कि इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होता है। सिग्मा की वैल्यू क्या आई है 8.85 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो अब ये देखिए यहाँ से ये 8.85 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻6/2 यानी 1/2 इंटू 10⁻6। ये आ जाएगा आपका क्या आंसर। प्लीज नोट इट डाउन। हो गया। चलिए इसके बाद एक, तो ये समझ में आ गया। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन नोट करेंगे। नोट करिए क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास a particle of mass 5 into 10⁻⁻6 किलोग्राम। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है 5 into 10⁻⁻6 किलोग्राम। ठीक है, उसका मास है 5 into 10⁻⁻6 किलोग्राम। आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। इज केप्ट ओवर अ लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट। एक लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट के ऊपर रखा है। हॉरिजॉन्टल शीट मतलब एक हॉरिजॉन्टल शीट है, उसके ऊपर एक पार्टिकल रखा है जिसका मास है 5 into 10⁻⁻6 किलोग्राम। और ये जो शीट है इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है 4 into 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब ये कह रहा है कि इस पार्टिकल को जो इस शीट के ऊपर रखा है कितना चार्ज दे ताकि वो नीचे न गिरे। ठीक है, कितना चार्ज दे ताकि वो नीचे न गिरे। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से सीन है कि ये एक शीट है लार्ज, ठीक है, और यहाँ एक पार्टिकल रखा है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगेगा और mg क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तभी ये mg फोर्स इसको बैलेंस कर पाएगा QE को। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो शीट है ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे निकलती है। दूसरा ये जो पार्टिकल है इसको हम कैसा चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज देंगे तो नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो टुवर्ड्स द क्या होता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। यानी कि अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पे फोर्स इस साइड लगेगा तो ये कभी नीचे आने से रुक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव QE। अब इस केस में हम लिख सकते हैं कि क्या होना चाहिए, QE इज इक्वल टू mg। अच्छा ये कैसा शीट है, ये इनफाइनाइटली लार्ज है, लिखा है लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट। लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, अभी हम लोगों ने निकाला था, जल्दी बताइए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mg। अब यहां से हमें क्या निकालना है, q निकालना है। तो वी कैन राइट दैट q इज इक्वल टू mg इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा।
mg अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा। m की वैल्यू कितना है, m की वैल्यू दिया 5 × 10⁻⁻6, g की वैल्यू कितनी होगी 10, सिग्मा की वैल्यू होगी 8.85 × 10⁻12, यहाँ रख देंगे, और सॉरी एप्सिलॉन नॉट की, और सिग्मा की वैल्यू आपको 4 × 10⁻6 दिया, रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपको Q मिल जाएगा। ओके, आप लोग ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन, एक इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।